हाँ भाई, तो ये डीजे का पेपर है और इसके रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने जो है वो अलग से वीडियो बनाने का कहा था। तो मैं सारे पेपर्स की जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन अलग से वीडियो बना के एक अलग से प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस जो हैं दे रिक्वायर ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, व्हाई? अब जो फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस होते हैं, चूँकि वो फॉर एग्जांपल अमीबा की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडी जो है वो हाइपर होती है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपर होता है, फ्रेश वाटर है उसके अंदर सॉल्यूट्स कम है। तो जाहिर है जब ये हाइपर है और ये हाइपर है तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर आता है, तो पानी मुसलसल अंदर आएगा। अब अगर इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना हो कि जिसके अंदर ये उस एक्सेस वाटर को जमा कर सके, तो मुसलसल पानी अंदर आने की वजह से जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाती है। तो इसी वजह से इसके पास एक अदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक्सेस वाटर को स्टोर करता है और जब ये भर जाता है, चूँकि ये अलग बैग के अंदर है तो इस बैग की मेम्ब्रेन अलग है और मेन जो मेम्ब्रेन है वो अलग है। तो जितना भी एक्सेस वाटर आ रहा है उसको स्टोर किया जा रहा है इसके अंदर, और जब ये भर जाता है तो फिर इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस जो हैं दे रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल for osmoregulation, because if they don't have it they cannot store their excess water and it will result in bursting of the cell membrane। तो ये जो है इसका आंसर होता है। बुक के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है उसी को आप कॉपी कर सकते हैं, तो मसले वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये कि हाउ डज द लेंथ ऑफ अ नेफ्रॉन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो हमारे पास हमें पता है कि लेंथ के बेसिस के ऊपर दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। सो बिकॉज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो डीप जाते हैं मेडुला के अंदर, तो जितना डीप और मेडुला का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है, तो जितना डीप जाता है मेडुला के अंदर कोई नेफ्रॉन उतनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है उतनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर की हो सकती है। तो जितने ज़्यादा नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी होंगे उतनी ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी और उतना यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होगा। तो उन एनिमल्स के अंदर के जिनको पानी बचाना होता है बहुत ज़्यादा, उनके अंदर ज़्यादा नंबर होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर वो कम होते हैं। व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स वुड बी एक्वायर्ड बाय द स्टडी ऑफ HGP। ये HGP जो है ये 9 चैप्टर के अंदर है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर किया ये जाता है कि जीनोम कहते हैं टोटल जेनेटिक मटेरियल को, तो इसके अंदर ह्यूमन का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसे स्टडी किया जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जब आपने जेनेटिक मटेरियल सारा स्टडी कर लिया तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि कौन से ट्रेड की या कौन से कैरेक्टर की जो जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लगी होती है। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है कि जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं बन रही होती, तो आपको पता होता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है या कौन सी जीन जो है वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, जब आप DNA को पढ़ लेते हैं तो उस DNA के अंदर जो छेड़छाड़ होती है उसको करने में आप जो है ये इन्फॉर्मेशन उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप जो है वो बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं, तो इंसुलिन का DNA कहाँ से निकालना है ये आपको तभी पता होगा जब आपने DNA को पढ़ा हुआ होगा, जब आपने पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम जो है उसको स्टडी किया हुआ होगा। इसके अलावा डायग्नोसिस के अंदर और प्रेडिक्शंस के अंदर कि फला DNA का पार्ट अगर ख़राब हो रहा है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल होता है। ना मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन नर्व इम्पल्स, वाई? इट्स वेरी ऑब्वियस कि हर चीज़ जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, हर मसल जो है या हर स्ट्रक्चर जो है वो नर्व इम्पल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके रीज़न ये है कि नर्व इम्पल्स जब आती है तभी ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जब नर्व इम्पल्स आती है, जब मैसेज आता है, जब मसल को मैसेज मिलता है, तभी उसके अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि जिसकी वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दरवाजे खुलते हैं और उसमें से कैल्शियम बाहर आता है। और जब तक ये कैल्शियम बाहर नहीं आएगा तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं होगा, और जब तक ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं होगा ये ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा नहीं, और जब तक ये ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा नहीं एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल नहीं सकते। तो दैट इज़ वाई ओवरऑल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो नर्व इम्पल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप नर्व इम्पल्स को हटा दें, ये मैसेज आ रहा है, अगर आप इसको हटा दें तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, कैल्शियम रिलीज़ नहीं हो सकेगा और ये पूरा जो काम है आगे का वो नहीं हो सकेगा। नाउ हाउ डज द हाइपोथैलेमस सर्व एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसको हम ब्रिज कहते हैं, जिसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। नर्वस सिस्टम का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस है ब्रेन के वो कंट्रोल करता है, जिसमें हंगर है, जिसमें थर्स्ट है, जिसमें इमोशंस है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन का पार्ट भी है। और इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट इसलिए कहते हैं, दो रोल हैं इसके। नंबर 1, एक तो ये 2 हार्मोन सिंथेसाइज करता है जिसमें एक ADH है और एक ऑक्सीटोसिन है, और ये बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है ये उन्हें भी कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं।
रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं, और इनहिबिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर पिट्यूटरी है उससे कॉर्टिसोल नहीं, उससे ADH रिलीज, ADH भी नहीं, ACTH। पिट्यूटरी से अगर ACTH रिलीज़ होना है तो ये तब रिलीज़ होगा जब हाइपोथैलेमस से CRH आएगा। तो ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एक रिलीजिंग फैक्टर है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ACTH रिलीज़ नहीं होगा। सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे ग्रोथ हार्मोन तब तक रिलीज़ होता रहता है जब तक जो हाइपोथैलेमस है उससे इनहिबिटरी फैक्टर नहीं आ जाता, जिसको आप सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। तो चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इस तरह ये नर्वस सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी इसके ब्रेन के फंक्शंस भी हैं, तो इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एक तो मौजूद है बोनी प्रोटेक्शन जो कि स्कल से होती है, देन मेनिंजेस हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, एंड देन थर्ड जो है वो CSF मौजूद होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं। Why the gametes are called haploid? Gametes are called haploid because उनके अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो 2 सेट मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के, दैट इज़ वाई उसे डिप्लॉयड या डाइप्लॉयड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक सेट जो है वो 23 क्रोमोसोम्स का है, तो हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 23 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, दैट इज़ वाई इसे 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये n जो है ये एक सेट है। तो चूँकि गैमेट्स के अंदर खाली n मौजूद होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हैप्लॉइड बिकॉज दे कंटेन हाफ क्रोमोसोम्स। वाई फॉसिल फ्यूल आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो फॉसिल फ्यूल जो है ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो कि हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनका बचा कुचा जो है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स, उनका जो बचा कुचा है उससे ये कन्वर्ट हुए हैं कई सालों के अमल के बाद। अब ये लिमिटेड अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, तो जब आप सारा का सारा फॉसिल फ्यूल एक बार निकाल लेंगे तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉसिल फ्यूल निकाला, आज फॉसिल फ्यूल निकाला और फिर मिट्टी डाल दी और 4 दिन बाद आके दोबारा देखा तो दोबारा फॉसिल फ्यूल मिल जाएगा। तो वंस यूटिलाइज तो फॉसिल फ्यूल जो है वो दोबारा आपको ज़मीन से नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ एजिंग? तो बुक के अंदर आपको रीजंस मिल जाएंगे। 2 रीजंस जो हैं वो कंसिडर किए गए हैं, 2 थ्योरीज़ हैं बेसिकली जो कंसिडर की गई हैं। एक ये है कि वी आर प्रोग्राम टू डाई, कि हमारे जो सेल्स हैं उनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है डिवीज़न की। एक वक्त आता है कि वो फर्दर डिवीज़न नहीं कर पाते, और एक लिमिट है कि इतनी बार वो डिवाइड कर पाते हैं, और उसके बाद जो है उनकी जो डिवीज़न की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर वो आगे फर्दर रिपेयर के अंदर काम नहीं आ सकते। और दूसरा रीज़न जो है वो ऑक्सीडेंट्स से रिलेटेड है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, और ये जो है हमारे DNA के अंदर म्यूटेशंस लेकर आते हैं, और ये म्यूटेशंस इतना हद तक एक्यूमुलेट हो जाती हैं कि फिर सेल जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो इवेंचुअली जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मोर एंड मोर सेल्स जो हैं वो अपना काम जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर भी लॉस होता है और बॉडी का फंक्शन भी लॉस होता है। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं एजिंग के। सो दीज वर द रीजनिंग क्वेश्चन। अब इनको लिखना कैसे है, तो थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत बुक की लाइंस जो है वो देख लें। रीज़न आपके माइंड में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये रीज़न मिस नहीं करना। कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत लंबी करने के चक्कर में मेन पॉइंट मिस कर देते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इन मेन पॉइंट्स को आपने जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर के अंदर। तो चूँकि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 4-5 लाइन्स के अंदर तो आपने लिखना है, खाली 1-2 लाइन के अंदर ना लिखें। 1 लाइन तो आपको इसी से मिल जाती है जो कि क्वेश्चन की है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर अपना रीज़न जो है, मेन पॉइंट जो है वो आपका इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है।